हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। आज हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 13 कंप्लीट करेंगे भाई। और इसके मेन हाईलाइट क्या रहेंगे भाई? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की डिमांड के बारे में और क्रिप्स मिशन जब इंडिया में आया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये सीरीज स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो यहाँ पे एक आई बटन आएगा, आपको फर्स्ट पार्ट पे ले जाएगा। और आज हम लोग 13वां पार्ट डिस्कस कर रहे हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर? अब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था भाई, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिसी क्या थी? क्योंकि अब ये तो पता ही था कि ब्रिटेन इंडियन सैनिकों को यूज़ करेगा अपने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अपनी तरफ से। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पॉलिसी ये थी, पहली बात तो ये कि ब्रिटेन ने इंडियन लीडर्स को बिना पूछे ही इंडिया को उसके अंदर धकेल दिया था भाई, और इंडिया के अंडर एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। लेकिन जो पॉलिसी थी आईएनसी की वो थी कि वो ब्रिटेन का कोऑपरेशन तभी करेगा, ब्रिटेन का साथ तभी देगा अगर वो हमें पूरी तरह से कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देंगे, यानी कि आज़ादी दे देंगे जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले भाई, ये जितने भी मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ ना, ये सारे ही यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट के पीएससी, जिसको हम पीसीएस बोलते हैं, उनमें से आए हुए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं वही आपको डिस्कस करता हूँ हर एक वीडियो के अंदर, क्योंकि इन्हीं के चांसेस ज़्यादा बैठते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस मिनिस्ट्री इन ऑल प्रोविंस रिजाइन इन द ईयर 1939 बिकॉज। अब हमें पता है कि भाई इलेक्शन 1937 में हुए थे। ये बात मैं अच्छी तरह से डिस्कस कर चुका हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली थी, यानी कि मैं पार्ट 12 में डिस्कस कर चुका हूँ ये। अब इलेक्शन हुए 1937 में, उसके बाद जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ये 28 मंथ के टेन्योर के बाद सभी ने रिज़ाइन दे दिया था। कारण क्या था? कारण मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि कारण इसका क्या है। तो इसलिए इन तीनों कारणों में से कुछ भी नहीं होगा, तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। यानी कि ऐसा कुछ नहीं था कि प्रोविंस नहीं बना पाई थी या काम नहीं कर पा रही थी या टर्बुलेंस था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर? यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के समय पर ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो भाई उसका टेन्योर था 1940 से 1945। नाम है इनका विंस्टन चर्चिल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भाई अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि 3 से 4 पीएम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये हो गया और साथ में ये 3 प्राइम मिनिस्टर। नाम है इनका वी पामस्टन, जो कि हमारे पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय पर ब्रिटेन के पीएम थे। सेकंड इंस्टांस बनता है 1930 में, जब हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस समय पर पीएम कौन थे? तो ये थे रैमसे मैकडोनाल्ड। और थर्ड बनता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय पर कौन था? तो ये था सी एटली। ये तीनों चारों नाम तो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले भी मैं आपको इकोलॉजी के ऊपर, जो इकोसिस्टम के ऊपर है, इसके कंप्लीट पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ और क्वेश्चन वही उठाए हैं जो यूपीएससी और पीसीएस में पूछे गए थे। क्योंकि हाल ही में भी पंजाब का पीसीएस भी आने वाला ही है अभी, और भी स्टेट के जैसे जैसे कोविड के खतरा कम होता जाएगा एग्ज़ाम फिर से शुरू हो जाएंगे उसी रफ्तार से। तो आप लोगों इन दोनों की वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और आई बटन यहाँ पे होगा, तो आप वहाँ पे क्लिक कर जा सकते हैं। Who had primarily used the word Pakistan for separate state of Indian Muslim? यानी कि भारतीय मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट, एक सेपरेट नेशन के लिए एक वर्ड यूज़ हुआ था जिसको कि पाकिस्तान बोला गया था। यानी कि जो नया स्टेट बनेगा इंडिया से अलग, उसको हम पाकिस्तान नाम रखेंगे। तो सबसे पहले ये वर्ड किसने यूज़ किया था भाई? तो भाई वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, नाम है चौधरी रहमत अली, और उसके दोस्तों ने ये नाम रखा था पाकिस्तान। उनका लेटर था नाउ और नेवर, उसी के अंदर इन्होंने डिस्कस किया हुआ था इसके बारे में। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल फॉर ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया? अब ये बात तो हमें पता लग गया कि भाई जो सेपरेट नेशन होगा उसका नाम पाकिस्तान रखेंगे, वो किसने दिया। लेकिन ये प्रपोजल किसने दिया कि एक सेपरेट नेशन होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए? तो ये दिया था भाई मोहम्मद इकबाल ने। उन्होंने क्या करा था, अगर मैं एक हल्का सा भी मैप बनाऊँ अगर इंडिया का एक तरह से, हालांकि ये परफेक्ट नहीं है लेकिन आइडिया लेने के लिए हम समझ सकते हैं। उन्होंने बोला था कि जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है ये वाली साइड, इसको एक सेपरेट मुस्लिम नेशन बना देना चाहिए और नाम रख देना चाहिए इसका पाकिस्तान। लेकिन एक सेपरेट
प्रपोजल किसने दिया था कि सेपरेट मुस्लिम नेशन होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए? ये दिया था ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल ने। भाई अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एनीबॉडी कैन लर्न जीके। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। आप लोग टेलीग्राम पे जाके ये भी लिख सकते हैं, फेसबुक पे हमारा ये लिंक है, तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर भी ये चीज़ें ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डेडिकेटेड अपलोडेड का टाइम आपके सामने ही है। नेक्स्ट है, एक रिमार्क था भाई कि नेहरू इज ए पेट्रोइट, यानी कि नेहरू तो जो है देशभक्त है, लेकिन जिन्ना एक पॉलिटिशियन है, राजनेता है। तो ये किसने दिया था? तो भी इस बात का खुलासा हुआ था, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक थी जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने डिस्कस किया था कि जब सर मोहम्मद इकबाल से इनकी मीटिंग हो रही थी, तब मोहम्मद इकबाल ने ये फ्रेज यूज़ किया था कि नेहरू एक देशभक्त है और जिन्ना एक राजनेता है। ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, द रेजोल्यूशन डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड बाय मुस्लिम लीग इन द ईयर ऑफ। अब हमें यह भी पता लग गया कि पाकिस्तान नाम किसने दिया था, ये भी जान चुके हैं कि सेपरेट नेशन की डिमांड किसने की थी। अब ये सब चीज़ों के बावजूद हम देखेंगे कि रेजोल्यूशन कब पास हुआ कि एक सेपरेट नेशन बनाना है जिसका नाम पाकिस्तान होगा, और वो पास किया था मुस्लिम लीग ने, और ये पास किया था भाई 23 मार्च 1940, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो सही होएगा कि लाहौर सेशन के अंदर मुस्लिम लीग के ये पास हुआ। और प्रेसिडेंट भी बहुत बार पूछते हैं भाई उस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, तो उसके प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना, इसलिए जिन्ना का नाम लिया जाता है कि टू नेशन थ्योरी देने में जिन्ना का बहुत बड़ा हाथ था। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हु वॉज सिलेक्टेड एज फर्स्ट सत्याग्रही इन इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भाई वैसे तो बहुत सारे मूवमेंट चलाए ही थे, लेकिन उन्होंने इंडिविजुअली सत्याग्रह चलाने के लिए फर्स्ट सत्याग्रही, सेकंड सत्याग्रही, यानी कि पहले और दूसरे का तो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, तो इस क्वेश्चन में पहले के बारे में पूछा गया भाई। तो 1940 के अंदर आचार्य विनोबा भावे जी को इन्होंने फर्स्ट सत्याग्रही बनाया। तो आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये क्या काम था इनका भाई? ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना। ये इंडिविजुअली प्रोटेस्ट था। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया। अब वर्ल्ड वॉर 2 में भाई इंडियंस की जरूरत थी ब्रिटेन को, ताकि उनकी तरफ से लड़ सके, तो इन सब चीजों के लिए इन्होंने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था 1942 के अंदर, कि इंडियन पॉलिटिशियंस से जो इन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया है, अपना मंत्री पद छोड़ दिया है, उन सभी से नेगोशिएट करने के लिए 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसी का ध्यान रखना है भाई। ट्रू पूछते हैं, नॉट ट्रू पूछते हैं, या फिर फॉल्स लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन इसी का ध्यान रखना है कि क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट है डोमिनियन स्टेटस एट द एंड ऑफ वॉर, यानी कि जैसे ही ये वॉर खत्म होगा हम भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो ये बिल्कुल सही है, क्रिप्स मिशन में ऐसा ही लिखा हुआ था। उसके बाद है एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उसको हम लोग मान लेंगे। उसके बाद है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। तो भाई ये बात उसके अंदर नहीं थी कि दोनों को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे जो नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो आंसर तो हमें मिल गया कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। एनी प्रोविंस कुड रिमेन आउटसाइड द इंडियन यूनियन, यानी कि जो हमारी लगभग 565 प्रोविंसेस थी, तो उनको ये चांस दिया गया था कि अगर वो चाहें तो इंडियन यूनियन में मिल सकते हैं या फिर अपना सेपरेट नेशन अपने आप को घोषित कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर है नॉट ट्रू पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट ट्रू। ये कुछ क्रिप्स मिशन प्रपोजल के कुछ पॉइंट्स अभी आप देख लीजिए। पहली बात तो ये कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, ऑप्शन नंबर में बताया गया, जैसे कि उन्होंने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को दिया था। सेकंड है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना सकते हैं, उनको ये फाइनलाइज कर देंगे। थर्ड था कि जो भी प्रिंसली स्टेट हैं, प्रोविंस हैं, वो फ्री हैं, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करें या फिर इंडिपेंडेंट रहें। उसके बाद है प्रोविंस कुड डिसाइड टू सेपरेट फ्रॉम यूनियन, मतलब कि अगर वो इंडिया में ज्वाइन करेंगे तो भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे, इन केस अगर वो सेपरेट रहेंगे तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। और अगले नोटिस तक डिफेंस जो रहेगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही हैंडल करने वाली है। लेकिन ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया था क्योंकि इंडियन लीडर्स ने इनकी मांगे नहीं मानी थी। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्स प्रपोजल। हु व्यूड द क्रिप्स प्रपोजल एज ए पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, यानी कि किसने ये स्टेटमेंट दी थी कि क्रिप्स प्रपोजल क्या है, एक पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि एक ऐसी डेट का चेक है जो बाद में आने वाली है और ऐसे बैंक में जो क्रैश होने वाला है, यानी कि ऐसा चेक है जो कभी काम ही नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट दी थी भाई महात्मा गांधी जी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद है सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो ये इस मिशन के लीडर थे भाई, इसलिए इसको क्रिप्स मिशन बोला जाता है। इंडिया आए थे वो इसी बात को लेकर, तो क्या बात थी उसके अंदर, मैं एक एक करके पॉइंट डिस्कस करूंगा। इंडिया शुड बी गिवन ए डोमिनियन स्टेटस, बहुत बार बता चुका हूँ, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है ऑल प्रोविंस एंड स्टेट मस्ट बी मर्ज टू मेक इंडियन यूनियन। यस, ये भी बोला था उन्होंने कि जो जितने भी प्रिंसी स्टेट हैं वो इंडिया से जुड़कर इंडिया यूनियन बना सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि कोई भी प्रोविंस स्टेट कैन टेक डिसीजन टू लीव आउटसाइड ऑफ इंडियन यूनियन। ये भी बिल्कुल सही है भाई, अगर कोई चाहता है कि इंडियन यूनियन में ना आए, अपना सेपरेट रहना चाहता है, तो वो भी रह सकता है। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने को स्वीकृति दी थी कि पीपल ऑफ इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और ब्रिटेन सरकार उसको मानेगी। तो ये चारों ही पॉइंट सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद है क्रिप्स मिशन को लेकर ये क्वेश्चन भाई आईएएस के अंदर आया हुआ 2009 के अंदर कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला था कि क्रिप्स मिशन के अंदर बोला गया था कि भारत को फुल इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी। हालांकि मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि ये सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, यानी कि डोमिनियन स्टेटस देंगे भारत को, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। सेकंड ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, यानी कि संविधान बनाने की अनुमति दे दी जाएगी। तो हम काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं भाई, ये तो गलत है और ये बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वर ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर विद क्रिप्स मिशन, यानी कि अब क्रिप्स मिशन तो भारत आ चुका है भाई, अब कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल नेगोशिएटर कौन थे भी, इसमें क्या प्लस माइनस करना है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जो थे ऑफिशियल नेगोशिएटर थे क्रिप्स मिशन के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भाई, इन केस आपको लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले बता देना चाहता हूं मैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में लेकर 1 से लेकर 13 पार्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूं, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी डाउट दूर करूंगा, क्योंकि डाउट क्लियर होंगे भी तभी पढ़ने में मज़ा है, वरना तो ऐसे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप लोग जितनी मर्जी बार देख लीजिए इसको। कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछिए। किसने कहा था कि जो गांधी जितनी भी मूवमेंट चला रहा है वो एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल है, यानी कि सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी भाई लॉर्ड लिलिंथगो ने। इनका टेन्योर जो था भाई सबसे लंबा था, क्योंकि 1936 से 1944 तक ये इंडिया के वाइसरॉय रहे थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ना भाई कि सबसे लंबा टेन्योर किसका था, किस वाइसरॉय का था, तो नाम यही होगा, लॉर्ड लिलिंथगो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि गांधी जी जो है एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल करते हैं अपने मूवमेंट्स के थ्रू। तो आंसर आपके सामने है। तो ये तो थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चन भाई। उम्मीद करता हूँ कि 2 से 3 पार्ट के अंदर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत पर जाएंगे, फिर एंशिएंट इंडिया पर जाएंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करें, और अपना कारण बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। और अगर आपको वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है, अच्छी लग रही है, तो अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें भाई, ताकि और लोग भी हमारे चैनल से जुड़ पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भी, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।